Morning class. As you all know that in our biology section we had taken our unit 5, that is our environment, and last time we had discussed about environment and ecosystem and its components, and the components which we took in our last lecture was biotic component. And today I will start your a part of a very important part of that biotic component, that is decomposers. So decomposers क्या होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में. तो डिकम्पोजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था. डिकम्पोजर्स फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को और उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज की रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करते हैं. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको दोबारा से आपके इन्वायरमेंट में वापस लाने की कोशिश करते हैं. सो इनको आप सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, रिड्यूसर्स भी बोलते हैं. इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत बार पेपरों में ये भी आता है कि रोल क्या है डिकम्पोजर्स का. सो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, सबसे पहले डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे किसी की डेड बॉडी आ गई प्लांट्स और एनिमल्स की, उसको ये क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल बॉडी में कन्वर्ट करते हैं. और इस तरह से ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं और स्पेस बनाते हैं न्यू लिविंग जनरेशन्स के लिए. उसके बाद फर्दर अगर आप देखोगे तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स वापस भेज देते हैं जिसकी प्लांट्स और एनिमल्स को ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. और इस तरह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाता है. तो सॉइल की रिप्लेनिशमेंट में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखने के लिए डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के बाद उनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्दर ये दोबारा से सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कुछ एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करते हैं कुछ मिनरल्स की. अब वो मिनरल्स सॉल्युबल कैसे होंगी, वो सब डिकम्पोजर्स उनमें हेल्प करते हैं. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं मटेरियल्स की जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं. और इस तरह से लाइफ ऑन एंड ऑन चलती है फॉर एन अनएंडिंग चेन तक. सो जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड और ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा से इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, ठीक है. उनको डिकम्पोज करके उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर फॉर्म्स में बनवा के वो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स उनको ईजिली ले सकते हैं, ठीक है. सो इससे क्या होता है, इससे नुकसान नहीं होता है ऑर्गेनिज्म को इतना, और ऑर्गेनिज्म को सारे न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मिल जाते हैं. सो डिकम्पोजर ये है. और डिकम्पोजर्स क्या करता है, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं क्लीन भी करता है. आपके इन्वायरमेंट में जो भी अनवांटेड सबस्टांस होते हैं उसको डिकम्पोजर्स क्या कर देता है, क्लीन कर देता है और स्पेस बनाता है न्यू ऑर्गेनिजम्स की. सो आप देखते हो कोई भी सब्जी वगैरह अगर कहीं पे सड़ गई हो, तो जब ज़्यादा सब्जी होना इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, उसकी जितनी भी वहाँ पे आप कह सकते हो पॉपुलेशन होगी, जितना भी उसका अमाउंट होगा उसको रिड्यूस कर देते हैं. और इस तरह से क्या होता है, वो न्यू स्पेस बनाते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए. सो क्लीनिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आ गया अबायोटिक कंपोनेंट्स. पहले आपको मैंने बताया था बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी आते हैं. और एनिमल्स की जब आपने बात की थी तो पहले हर्बीवोर्स थे जो प्लांट्स को खाते हैं, फिर उनको खाने वाले आते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स. फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स को जिनको आप बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, और फिर आते हैं सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स, और फिर आते हैं सेकंड, दैट इज़ थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, और जिसको आप बोलते हो सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स. और लास्ट में आता है टॉप कार्निवोर, जो जैसे लॉइन हो गया. तो उसके बाद आपने ओमनीवोर्स भी पढ़े थे. ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं जैसे ह्यूमन बींग. और उसके बाद हमने पढ़ा था डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके क्या करते हैं, उनको दोबारा से आपके जो उनमें से इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं वो दोबारा से वापस छोड़ देते हैं. और उसके साथ साथ एक और भी था जो था सेप और था पैरासिटिक. और पैरासिटिक आप जानते ही हो, होस्ट और पैरासाइट के कंसेप्ट को आप पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हो, जिसमें होस्ट क्या करता है, जिसमें पैरासाइट क्या करता है, होस्ट बॉडी पे रह के अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब वहां से लेता है और होस्ट को कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है.
उसके बाद अगर आप फर्दर देखो तो फिर आ जाते हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एक इकोसिस्टम के, और इसमें वो आपका इन्वायरमेंट आता है जो फिजिकल होता है। अब फिजिकल कौन सा होता है? जो आपको फील हो सकता है उस वक्त, ठीक है। जैसे इडेफिक फैक्टर्स आ गए, जैसे सॉयल टेक्सचर आ गया कि सॉयल किस टाइप की है, सैंडी है, लोमी है, कैसी सॉयल है, क्लेई है। टोपोग्राफी आती है जो इस वहाँ के जोग्राफिक कंडीशंस आपको बताते हैं। उसके साथ साथ वाटर और एयर, ये सब के सब अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर आप फर्दर देखो तो उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस। इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस कौन से होते हैं? उन्हीं में से एक आगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? एक साइकिल ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। साइकिल ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ह्यूमन बींग्स उसको रिलीज करते हैं, तो क्या होता है? प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे, प्लांट्स यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएंगे और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। फिर ऑक्सीजन क्या होगा? दोबारा से जो ह्यूमन बींग होगा दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और उसको यूटिलाइज करेंगे प्लांट्स। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लांट्स ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करते हैं। वाटर भी क्या होता है? बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद वही वाटर क्या होता है? आपकी सॉयल में सीप होने के बाद ग्राउंड वाटर बन जाता है, और कुछ पानी क्या होता है? दोबारा से आपके वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जहाँ पे वाटर बॉडीज दोबारा से इवेपोरेट होती हैं। तो मेरा बताने का ये मतलब था कि ये क्या होता है? एक नेवर एंडिंग साइकिल होता है जो चलता रहता है। उसके बाद जब आप फर्दर देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जिसमें आप जानते हो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, दीज लार्जली फॉर्म द लिविंग बॉडी, और ये आपकी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स आप जानते हो बॉडी बिल्डिंग में, मसल्स डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। लिपिड्स क्या करते हैं? बॉडी को इंसुलेट करते हैं और कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये सब लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये बनते किससे हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स से प्रेजेंट होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। सो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बायोटिक और अबायोटिक को जोड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके आगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जैसे सनलाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, मॉइस्चर आ गया, रेनफॉल आ गया, ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं? एक अब ये सब फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये सूटेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस होगी वहाँ पे लिविंग कंपोनेंट ज़्यादा होंगे। जहाँ पे ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ पर वो लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ हमारे लेक्चर को, तो यही है कि हमने अभी तक पढ़ा इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, आपने पढ़ा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे, और एक दूसरे की वो मदद करते हैं सर्वाइव करने के लिए और एक बैलेंस इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो इकोसिस्टम होता है वो दो पार्ट से बना है। एक बना है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में सबके सब लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, चाहे से प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे सॉयल टेक्सचर, टोपोग्राफी, वाटर, एयर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल, ये सब के सब आपके अबायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज जो बेसिक मोटिव था हमारा चेन। सो व्हाट इज़ फूड चेन? सो फूड चेन जानना ज़्यादा ज़रूरी है। फूड चेन क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फॉर द फूड एंड एनर्जी, ठीक है। खाने फूड चेन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है फॉर फूड एंड एनर्जी। तो फूड चेन क्या होती है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ये हमें पता चलता है हु ईट्स वोम, कौन किसको खाएगा, ये सब फूड चेन में आपको पता चल जाता है। फूड चेन में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है अलग अलग बायोटिक ग्रुप्स का एक सीक्वेंस में, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है और मैटर भी ट्रांसफर होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ तो जैसे ट्रॉफिक 1 लेवल पे क्या है? ग्रास है। ग्रास को कौन खा रहा है? डेयर खा रहा है। क्यों खा रहा है डेयर? क्योंकि डेयर को खाने की ज़रूरत है, और डेयर जब उस खाने को खाएगा तो उसको खाने को खाने से उसको एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो जो उसको एनर्जी मिलेगी, मैटर भी मिलेगा, उसका स्टमक भी भरेगा। उसके बाद उस डेयर को कौन खा रहा है? लॉइन खा रहा है। तो जब लॉइन को डेयर खाएगा, जब डेयर को लॉइन खाएगा तो क्या होगा?
डेयर से जो भी एनर्जी मिलेगी वो लॉइन को मिलेगी, और लॉइन को कहीं ना कहीं डेयर का मीट भी मिलेगा, फ्लैश भी मिलेगा। सो लाइन को एनर्जी मिलेगी और मैटर भी मिलेगा। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, फूड चेन, जिसमें टर्न बाय टर्न एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक है। सो फूड चेन में होता क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है एक ही डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बता दूँ तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ट्रॉफिक 1 से लेके ट्रॉफिक 3 पे डायरेक्शन है। तो ग्रास से जो एनर्जी होगी वो जाएगी डेयर में, डेयर से जो एनर्जी होगी वो जाएगी लॉइन में। सो एग्जाम्पल्स फूड चेन की होती हैं, एक सिंपल फूड चेन आपको दे दिया जो ग्रास लैंड पे ऑपरेट होता है। तो वो आ गया ग्रास, ग्रास को खा रहा है डेयर, डेयर को खा रहा है लॉइन, तो ये आ गया ग्रास लैंड पे ऑपरेट होने वाली फूड चेन। उसके बाद अगर आप फर्दर मूव करो तो नेक्स्ट फूड चेन जो आती है, आपको बताया है इस फूड चेन में ग्रास क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फूड चेन होती है उसमें सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स का आता है, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल किसका होता है, कंज्यूमर्स का, सॉरी हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, और थर्ड आते हैं कार्निवोर्स में। ठीक है। सो ये था। तो यहाँ पर जो ग्रास है वो अपना खाना खुद बना रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस ग्रास को कौन खा रहा है, डेयर खा रहा है, जो डेयर रिप्रेजेंट करते हैं हर्बीवोर्स को। और सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है ये फूड चेन में, इसको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हो। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद डेयर को कौन खा रहा है, लॉइन, और लॉइन यहाँ पर टॉप कार्निवोर है और वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ रहा है। और जो फूड चेन होती है ग्रास लैंड में उसमें 4 स्टेप्स भी होते हैं, और 4 स्टेप्स की फूड चेन में है ग्रास। ग्रास एक प्रोड्यूसर है। ठीक है। ग्रास एक प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, जो इंसेक्ट एक हर्बीवोर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। उस इंसेक्ट को जो खा रहा है वो खा रहा है फ्रॉग। फ्रॉग एक कार्निवोर है, और फ्रॉग को खाने के बाद जो फ्रॉग को फर्दर कंज्यूम कर रहा है दैट इज ईगल। ईगल क्या कर रहा है, फ्रॉग को खा रहा है। तो यहाँ पे आ गया सेकेंडरी कार्निवोर। तो इस तरह से इस टाइप के फूड चेन को आप बोलते हो sequence of living organism in a community in which it is predicted that who eats whom, कौन किसको खाएगा। सो ये था फूड चेन। फूड चेन के हमने करेक्टरिस्टिक्स भी करने हैं। सो अब हम लेंगे करेक्टरिस्टिक्स फूड चेन के क्या होते हैं। तो पहला है प्रोड्यूसर बेस्ड। तो जितने भी फूड चेन होती हैं ये प्रोड्यूसर बेस्ड होती हैं, मतलब ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं। प्रोड्यूसर जो खाना बनाएगा वहीं से ही ये स्टार्ट होगी प्रोसेस। नेक्स्ट होता है एनर्जी। सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं सन से, और जितनी बाकी एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर्स से फर्दर आगे चलती है। ठीक है। तो ऑल अदर और कंज्यूमर्स, जो बाकी के जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो खाना खाते हैं, वो एनर्जी को यूज़ करते हैं जो प्रोड्यूसर्स में पहले की प्रेजेंट होती है। मतलब प्रोड्यूसर्स अपनी एनर्जी देंगे हर्बीवोर्स को, हर्बीवोर्स अपनी एनर्जी देंगे कार्निवोर्स को। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। फिर आ गया बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स। तो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनकी सर्कुलेशन में ज़रूरी होता है, उसमें डिकम्पोजर्स भी हेल्प करते हैं, अदरवाइज फूड चेन आपकी क्या करेगी, सस्टेन नहीं करेगी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करते हैं। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर। अब ये स्ट्रेट होती है फूड चेन जो होती है वो एक दूसरे से लिंक्ड रहती है और हमेशा स्ट्रेट होती है। फिर हम बात करेंगे फूड चेन की साइज क्या होता है फूड चेन का। तो फूड चेन का जो नॉर्मल साइज होता है इट इज़ ऑफ 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल, दैट मीन 3 से 5 स्टेप्स में फूड चेन कंप्लीट होती है। पॉपुलेशन की बात अगर आप करो तो फूड चेन की पॉपुलेशन ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप बात करो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन हर्बीवोर्स से ज़्यादा होती है, और हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन कार्निवोर्स से ज़्यादा होती है, और कार्निवोर्स की पॉपुलेशन टॉप कार्निवोर्स से ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ाते हो आगे आगे वैसे वैसे इनकी पॉपुलेशन भी कम होती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि टॉप कार्निवोर जैसे लॉइन होता है उसकी पॉपुलेशन हमेशा कैसी होती है, कम होती है। फिर अगर आप फर्दर बात करोगे सिग्निफिकेंस की तो फूड चेन की सिग्निफिकेंस की भी हम बात करेंगे। उसके बाद फर्दर अगर आप बात करोगे सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है फूड चेन की, तो फूड चेन की स्टडी से आपको पता चल जाता है कि किस तरह से खाने का रिलेशनशिप इंटरेक्शन के साथ है। ठीक है, फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ खाने के लिए तो कनेक्टेड हैं ही, और किन किन चीज़ों के लिए कनेक्टेड हैं इससे आपको फूड चेन से पता चल जाता है। सो फूड चेन में आपको पता चल जाता है कि ऑर्गेनिजम्स कनेक्शन के लिए 3 चीज़ों के लिए कनेक्ट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। पहला हो गया
एनर्जी ट्रांसफरेंस के लिए और मटेरियल्स के लिए, ठीक है, जो मटेरियल्स लिविंग कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है। सो जब हम अब फूड चेन के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्टडी होती है फूड चेन की वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए फूड रिलेशनशिप्स और उनके बीच में होने वाली इंटरेक्शन। फूड चेन क्या करती है, वो आपको एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में बताती है और ये भी बताती है किस तरह से दो या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या इकोसिस्टम या बायोस्फेयर में एक्सचेंज होते हैं। तो किस तरह से फूड चेन में ट्रांसफ़र होती है एनर्जी की, मटेरियल्स की, लिविंग कंपोनेंट्स के साथ साथ एक इकोसिस्टम में या बायोस्फेयर में, ठीक है। ये भी आपको इसमें पता चलता है। और फूड चेन आपको एक डायनामिसिटी के बारे में बताती हैं कि किस तरह से ये फूड चेन ऑपरेट होती है, किस तरह से इसके डायनामिक्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से इसका मेन प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ पर आपको बताया है द मूवमेंट्स ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसेस लाइक पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एटसेट्रा थ्रू फूड चेन्स कैन प्रूव वेरी हार्मफुल। और आपको फूड चेन में इनके बारे में पता चल जाता है कि किस तरह से अगर टॉक्सिक सबस्टांस एक फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल में आ जाए और वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं फर्दर ऑर्गेनिजम्स को, और किस तरह से उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर। तो ये थे सिग्निफिकेंस फूड चेन का, आपको करेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू द बुक रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर properly so that you can understand it in a better way. So thanks and have a nice day, class.